अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सिडनी के साहिल पर होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। तो नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डी साहिल पर पेश आने वाला फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ है, जहाँ एक यहूदी तकरीब के दौरान मुसल्लह हमले में 16 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्दी बाप बेटे ने की है, जिसमें 50 साल शख्स मौके पर हलाक हुआ, जबकि इसका 24 साल बेटा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज पाया गया है। पुलिस ने मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म कर दी है और वाक़े को मनसूबा बंद यहूद मुखालिफ दहशतगर्दी करार दे दिया है। नाज़रीन, इस दौरान इंसानियत और बहादुरी की एक रोशन मिसाल भी सामने आई है, जहाँ मुसलमान शहरी अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर एक हमलावर को काबू किया और इसका असलहा छीन लिया। इससे कई कीमती जानें बच गईं। उनके इस इक़दाम की दुनिया भर में तारीफ़ की जा रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं ने उनकी बहादुरी को सराहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी वाक़े को नफ़रत और दहशतगर्दी का खुला मुज़ाहिरा करार देते हुए मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया है। आपको बताएंगे नाज़रीन कि अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वाक़े के फ़ौरन बाद न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हम देखें मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाना शुरू हो गया। भारत, अफ़गानिस्तान और इसराइल अकाउंट्स ने पाकिस्तानी शहरी का नाम लेते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि ये जितना भी हमला किया गया है ये पाकिस्तानी शहरी नवीद अकरम की जानिब से किया गया है। शहरी नवीद अकरम का मुलजिम नवीद अकरम के हवाले से कहना है कि भारतीय अकाउंट से मेरी तस्वीर लगाकर पाकिस्तान और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं GR बलोच साहब। बहुत शुक्रिया बलोच साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सिडनी फायरिंग के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर एक प्रोपेगेंडा सामने आता है। भारतीय टीवी चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर देते हैं कि जो शूटर्स हैं, जो हमलावर हैं, वो पाकिस्तानी हैं। आप इससे सिफारती तनाजुर में कैसे देखते हैं, जबकि अभी की जो इतलात सामने आई हैं, अभी जो शॉट सुनाया गया है वो जो शख्स जो शूटर का बेटा था, जो शूटर के साथ था, वो भी शूटिंग कर रहा था, जो कि ज़ख्मी है, उसका कोलीग ये बता रहा है कि उसका बाप जो है उसका ताल्लुक इंडिया से बताया जाता है, जबकि उसकी माँ इटालियन थी। तो क्या कहेंगे सिफारती सतह पर इसको किस तनाजुर में देखते हैं? जी शुक्रिया। देखिए, तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हम बहुत अफसोस का इजहार भी करते हैं और हमदर्दी का इजहार भी करते हैं उन लोगों को जिनकी जानें गई हैं, उनकी फैमिलीज के साथ। और पाकिस्तानी एज ए कौम हमेशा से न सिर्फ के टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन उससे नफरत करते हैं। नफरत इसलिए भी करते हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है और ये हमारी इस्लामिक टीचिंग के खिलाफ है। किसी भी जो है मजलूम का या बेगुनाह का खून एक का जो है वो तमाम दुनिया का किसी पूरी इंसानियत का खून है। ये हमारी टीचिंग है इस्लाम की। तो उस लिहाज से ये बहुत कभी भी अमन है और हम खुद विक्टिम हैं। 80,000 से ज्यादा लोग, और अभी भी रिसेंटली हमारे इतने सारे लोग जो है वो शहीद होते चले जा रहे हैं। बल्कि अभी भी आपने खबर सुनाई, इसका मतलब वी आर द विक्टिम्स। तो ऐसे ये एक मतलब इंतहाई घनावना प्रोपेगेंडा है इंडिया का कि एक ऐसा मुल्क जो कि बजाते खुद विक्टिम रहा हो या है अभी तक कंटिन्यू टू बी विक्टिम, उसको इस तरह से विदाउट एनी एविडेंस आप करें। ये एक पैटर्न है इंडिया का शुरू से लेके बहुत। और अभी लेटेस्ट जो पहलगाम का बहुत बड़ा वाकया जो अभी मतलब एक लिहाज से रीसेंट है कि किस तरह से उसने एक इंतहाई खतरनाक और एक लिहाज से खतरनाक पोटेंशियली के देयर वर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज, और बगैर किसी सब्सटेंशिएट किए हुए उस एविडेंस को, कोई एविडेंस होने के ना होने के बावजूद वो पाकिस्तान पे ना सिर्फ इल्जाम दिया लेकिन उसने हमला कर दिया। तो ये एक माइंडसेट जो है वो नजर आता है जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इस वक्त दिल्ली में है, हिंदुत्व और RSS की, और हमें इसको कंडेम करना चाहिए। और दुनिया को नजर भी आ गया है कि ये हिंदुस्तान की कोई बात भी यकीन से नहीं कोई मानता। तो ना सिर्फ पहले भी नहीं मानी और आई एम प्रीटी श्योर कि अब भी इसको नहीं माना गया होगा, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है और वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा घनावना प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये सिडनी का वाक़या आपके सामने है। दहशतगर्दी के वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना
अब क्या समझते हैं किस किस्म की हाइब्रिड वॉर का ये एक नया रास्ता सामने खुल रहा है? और हम जब भी देखते हैं कोई भी कहीं पे भी किसी किस्म की भी दहशतगर्दी होती है, भारत जो है वो पहला नाम पाकिस्तान का लगाता है और बगैर किसी तहकीक के। तो आप क्या समझते हैं आलमी इदारों को अब इस पे एक्शन लेना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया शहरबानो, आपने इनवाइट किया। देखिए ये कोई सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ये नई जो जंगें हो रही हैं ये सिर्फ फ्रंट लाइन पर या बॉर्डर पर हवाओं में, समंदरों में और ज़मीन पर नहीं लड़ी जाएंगी। ये एक नैरेटिव या बयानिए की भी जंगें हो चुकी हैं। एक फ़ायदा है इन जंगों का और एक नुकसान है। फ़ायदा नुकसान में ये है कि एडवांटेज ये दुश्मन कोई भी लेना चाहता है और वो बड़ी स्प्रेड बड़ी जल्दी करती है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, डिवाइसेस हैं, डिजिटल स्क्रीन हैं और चंद सेकंड्स के अंदर पूरी दुनिया में जो आप नैरेटिव स्प्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो फेक हो या सही हो, वो स्प्रेड कर लेते हैं। एक एडवांटेज भी है, एक फ़ायदा ये है इसका कि देखिए उतनी ही जल्दी वेरिफिकेशन भी आती है। ये पुराने ज़माने में याद होगा आपको, अखबार छपते थे, मैगज़ीन छपते थे, टेलीविज़न के प्रोग्राम, न्यूज़ चलती थी और उसके बाद अगले दिन जाके पता लगता था प्रिंट मीडिया के थ्रू कि जी कल वाली खबर गलत थी, आज वाली सही है। अब चंद सेकंड लगते हैं। अभी देखिए सुबह से हम 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ बयानिए किए गए, कभी अफ़गानी कहा गया, कभी पाकिस्तानी कहा गया, कभी कुछ और कहा गया और अब चीज़ें एक क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। इसकी वजह ये है कि जितना स्प्रेड मीडिया का है, जैसे मैंने कहा कि उसका नुकसान है कि नेगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है। आप जो नैरेटिव लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि उसी वक़्त ये नेगेट भी हो जाती हैं। तो ये एक अफ़सोसनाक बात है। जो मासूम शहरी किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी मुल्क के हों, हम बिल्कुल आप सही कह रहे थे मेरे साहब के, हम खुद विक्टिम रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा कौन तकलीफ समझता है इस तरह की दहशतगर्दी की। वेस्ट को तो कभी-कभी सामना करना पड़ता है, अमेरिका को या ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को या किसी और मुल्क को। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर जनाज़े उठाते हैं शुहदा के और मासूम लोगों के। तो हमसे ज़्यादा कोई ना तो कोई अवेयर है, ना से हमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी किसी ने, ना ज़्यादा किस हमसे ज़्यादा की अंडरस्टैंडिंग किसी की है कि ये क्या होती है। कंडेम करना चाहिए डेफिनिटली उस इंसिडेंट को भी, और उसके जो फ़ॉलो अप है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए और मीडिया का एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, वो भी अफ़सोसनाक है। बिल्कुल ठीक है। बलोच साहब आपकी जानिब आऊँगी। ऐसे वाक़यात में पाकिस्तान को आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में कैसे पेश करना चाहिए? इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर भारत के झूठे इल्ज़ामात जितने भी थे उस हवाले से सारे सबूत जो हैं वो पूरी दुनिया को दिखाए हैं। और इस ऐसे मौके में कि जब वो जो शूटर है वो भारतीय ही निकल आया है अभी की इत्तलात के मुताबिक, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो आलमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करे फिर से? तो डेफिनेटली वो जो है वो क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी इंडिया की, जिससे मैंने पहले भी अर्ज किया कि क्रेडिबिलिटी ऐसी फॉल्स खबरें फैलाने वाले और फॉल्स प्रोपेगेंडा की क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि वैसे भी कहते हैं झूठ का एक्सपायरी बहुत कम होता है और इस सोशल मीडिया के ऊपर तो और भी इसलिए जल्दी हो जाती है एक्सपोज कोई भी झूठ, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है। तो वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये बात बतानी चाहिए। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू गो ओवरबोर्ड, दुनिया को पता है इसका। नॉनदलेस ये अब फैक्ट आया है सामने हमारे, तो उसे लेके हम चले, हमारी मीडिया चले और अगर जरूरत समझी जाए तो हुकूमत भी स्टेटमेंट दे सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स शायद आएगी मोस्ट लाइकली। लेकिन आई थिंक मीडिया को अपना काम जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वी आर ऑल विद यू, वी आर काइंड ऑफ योर फुट सोल्जर्स। तो हिंदुस्तान का चेहरा दिखाते रहें और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, हमने देखा कि जब पहले शूटर की नाम के हवाले से इन्होंने अंदाज़ा लगाया भारतीय मीडिया ने खुद से कि ये पाकिस्तानी है, और एक पाकिस्तानी मासूम शहरी जो है उसकी तस्वीर इन्होंने चलानी शुरू कर दी बगैर किसी तहकीक के, और बाद में उसने वीडियो भी बनाई कि मेरा नाम ज़रूर है सेम शूटर के साथ मिलता हुआ, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मेरी तस्वीर ना चलाई जाए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह भारतीय मीडिया जो है वो कितने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करता है बग़ैर तहकीक के? और दूसरा, अभी हमने देखा कि जब ये बात वाज़े हुई और उसके कुलीग की जानिब से कहा गया कि वो जो शहरी जो जिसने कत्ल किया है, जो शूटर है, वो भारतीय, उसका बाप भारतीय नयाद था, उसके बाद भारतीय मीडिया बिल्कुल खामोश हो चुका हुआ है। मैं ये कह रहा था कि देखिए ये अफसोसनाक बात है कि अब ये बहुत ज़्यादा कैंपेन एक तौर पे लॉन्च किया जाता है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर आप याद करें तो पहलगाम में एक कपल था, मियाँ बीवी, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि हमें भी दिखाया गया है कि हमें निशाना बना दिया गया है और हम
दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हम तो जिंदा हैं और ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है। उनको डिनाई करना पड़ा था इंडियन कश्मीर से एक वीडियो बना के। अभी भी वही है कि जो ही एक धमाका होता है, कोई टेररिज्म एक्टिविटी होती है, वो एक कैंपेन के तौर पर लॉन्च की जाती है कि कहाँ पाकिस्तान का कहीं से कहीं नाम मिलाया जाए। और ज्यादा अब इसलिए एफर्ट की जा रही है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 मंथ जो टाइम गुजरा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग और ये मुल्क बहुत रेलेवेंट हो गया दुनिया के लिए। ये एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गया है। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुल्क अब बना है जिसको आप रीजन में अगर अमन लाना चाहते हैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो जाहिर है किसी भी हमारे दुश्मन को नहीं भाएगा और वो नहीं चाहेंगे कि हमारी रेलेवेंस हो, हमारी एंगेजमेंट हो दुनिया के साथ, हमें वैल्यू किया जाए, क्योंकि ये अर्न की है। कोई ऐसे हमें भीख में नहीं दे रहा, ये जो वैल्यू का हम हासिल की है हमने, बिल्कुल। और अर्न इस तरह किया कि हमने साबित किया है कि हम अपनी सोवरेनिटी का दिफा करना जानते भी हैं। लोग मुसल्लह अफवाज के पीछे थे, जो पाक फ़िज़ाइया ने कर दिखाया वो दुनिया उसकी गवाह है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन जाहिर है जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ मुल्क होंगे, खासतौर पर हिंदुस्तान, उसको तो ये बिल्कुल कबूल नहीं होगा कि पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी हो, एक ऑथेंटिसिटी हो, दुनिया रेलेवेंट जाने इस मुल्क को, तो वो उसको डैमेज करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देते। लेकिन पहले सवाल के जवाब में जो मैंने कहा था, जितनी ये प्रोपेगेंडा अगर जितना झूठ पर मबनी होता है उतना ही शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी उतनी ही ज्यादा एलिमिनेशन हो जाती है फैक्ट फाइंडिंग के बाद। मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, बट ग्लोबली दुनिया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जर्नलिस्ट फैले हुए हैं, डिवाइसेस हर एक के हाथ में है। तो मिनटों के अंदर अगर आपका बिल्ड करने की कोशिश भी करते हैं तो वो क्रैश भी कर जाता है। और लॉन्ग टर्म में एक फायदा होता है कि ऐसे जो अनासर होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होती है और अगली दफा लोग उनको नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जी आर बलोच साहब। और खालिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक और हम डेवलपमेंट है उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग का शानदार और कामयाब मुजाहरा किया, जिसके दौरान FM-90 NER सतह आब से जो फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा भी किया गया। इस फायरिंग के दौरान पाक बहरिया के जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर अपनी आला जंगी सलाहियत और दिफाई तैयारी का अमली सबूत पेश किया है। खालिद साहब, पाक बहरिया की जानिब से ये जो कामयाब मिसाइल का तजुर्बा किया गया और लाइव फायरिंग का मुजाहरा भी किया गया, आप क्या समझते हैं खित्ते के दिफाई तवाज़ुन की अगर हम बात करें तो कितना अहम है इस तरह की मशकों का होना? जी शहरबानो, ये जाहिर है हम हर वो चीज़ जो करते हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं या टेस्टिंग करते हैं, वो सेल्फ डिफेंस की ही होती है। हमारी कभी कोई ऑफेंस वाली आप नहीं देखेंगे कि ऑफेंस हम मजबूरन करते हैं जब हमें जाहिर है अगेंस्ट वॉल, जिसको कहते हैं दीवार के खिलाफ लगाया जाए, तो फिर हम मजबूरन एक्ट बैक करते हैं, जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात किया। ये जो मिसाइल है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये बुनियादी तौर पर फ्रेंच कंपनी है, ये थॉमसन CSF, इसके क्रूटेल मिसाइल होते थे सरफेस टू एयर, उनकी 15-20 किलोमीटर रेंज होती थी। उनसे इंस्पायर्ड होकर FM-90 और बनाया है चाइना ने बुनियादी तौर पर, और ये इंस्पायर्ड है उनके HQ-7B मिसाइल से। HQ-9B इस वक्त पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 और 7 के दरमियानी रात इसी मिसाइल से, जो HQ-9B है, उससे एक जहाज भी शूट डाउन किया था हिंदुस्तान का एक बार। ये जो वर्जन है HQ-7B, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने FM-90, उसके साथ जो N लफ्ज लिखता है इसका मतलब है ये नेवी का है, और ER जो आपने आखिरी लफ्ज बोला उसका मतलब एक्सटेंडेड रेंज, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने रेंज बढ़ाई गई है इसकी। तो ये बड़ा कारगर है। जो भी शिप के खिलाफ आने वाला हमला होता है, हवा से अगर कोई जहाज फायर करता है, कोई मिसाइल फायर करता है, या कोई ऐसी ड्रोन्स आते हैं, तो उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बहुत जरूरी था ये टेस्टिंग करना। ऑल्दो जैसे मैंने कहा कि हर शिप के ऊपर, और PNS जुल्फिकार और दूसरे जितने इनके कीमती असासे हैं, उन पर ये सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म होता है जी। लेकिन अगर एक फाइटर जहाज को अपने आप करीब आने दे तो जाहिर है बाज दफा वो स्नीक इन करके ऐसे बहरी जहाज को खास तौर पर निशाना बना सकता है। पाक फिजाइया जरूर हवा में मौजूद होती है, लेकिन हर शिप ने इंडिविजुअली भी डिफेंड करना होता है। तो ये जैसे मैंने कहा, ये FM-90N नेवल वर्जन एक्सटेंडेड रेंज का मतलब है ये कहीं ज्यादा बेहतर रेंज है इसकी, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा मनूवरेबल है अगेंस्ट इनकमिंग टारगेट्स। और ये पाकिस्तान की बहरिया को और लोगों को बहुत मुबारकबाद दी जानी चाहिए इसकी सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक, खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि शिमाली बहरा अरब में इस नौयत की मशकें पाकिस्तान नेवी की ऑपरेशनल तैयारियों को किस हद तक ज़ाहिर करती हैं, और मौजूदा इलाकाई सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पाक बहरिया की ये मशकें किन खतरात को मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं? शहरबानो, जो पाकिस्तान की बहरिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई भी जब हॉस्टिलिटीज ब्रेक करती हैं या कोई जंग का आने का एनवायरनमेंट बनता है या खुदा न खासा जंग शुरू हो जाती है,
तो पाकिस्तान की बहरिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखना। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन वो होती हैं जिसके जरिए पाकिस्तान का ट्रेड पाकिस्तान की तरफ आता है, बहुत सारी शिपमेंट्स आती है, जाहिर है इसके अंदर खुराक भी हो सकती है। खास तौर पर हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो जो इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनका हमारी बंदरगाहों पर पहुंचना, खासतौर पर मोस्टली कराची पोर्ट पे ही आते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो पाक बहरिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखना, ताकि दुश्मन हमारे ट्रेड को इफेक्ट ना कर सके, जिसके अंदर जैसे मैंने कहा ऑयल और फ्यूल सप्लाई और बहुत क्रूशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज इसलिए की जाती हैं, और मोस्टली ये बाय सर्विस जरूर होती हैं, ट्राई सर्विस भी होती हैं, लेकिन बाय सर्विस का मतलब है कि पाकिस्तान की बहरिया और पाक फिजाइया मिलकर अपनी एक इन्फोर्समेंट करती है कि अगर ऐसे ऑपरेशंस दुश्मन की तरफ से किए गए कि हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को या कोस्टल जो हमारे समंदर के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी बंदरगाहें हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, तो हम हिट बैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे और दुश्मन पर ज़ाहिर है ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वो ऐसी हिम्मत ना कर सके। ये उसी की एक है सीज पाक एक्सरसाइज है। मैं जब एयरफोर्स में था ये उस वक्त से जारी है, हम हिस्सा लिया करते थे। पाकिस्तान बहरिया के जो एसेट्स होते थे समंदर के अंदर, उनकी प्रोटेक्शन करते थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट चेक करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो एक्सपीरियंस है हमारी पाक बहरिया के लिए भी, पाक फिजाइया के लिए भी, ये आने वाले वक्तों में हमारी डिटरेंस भी होगी। और ये जो वेपन फायर किया है FM 9010, ये आई एम श्योर पाकिस्तान के जो बहरिया के एसेट्स हैं, नेवल एसेट्स जो शिप्स हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत मदद देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तवील वक्फे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 11% से कम होकर 10.5% हो गया है। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि स्टेट बैंक ने मुसलसल 4 मरतबा शरह सूद को बरकरार रखा था और अब महंगाई में बतरेज कमी हुई है और मुआशी इस्तेहकाम के पेश नज़र शरह सूद में नरमी की गई है। नाज़रीन, शरह सूद में कमी का बराह रास्त पायदा कारोबारी तबके और सनतों को पहुँचने की तवक्को है, क्योंकि कर्जा जो है निस्बतन सस्ता हो चुका है और सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ हाउसिंग, तामीरात की हम बात करें, छोटे कारोबारों के लिए भी नई सरगर्मियों के इम्कानात पैदा होंगे, जिससे रोज़गार के मौके बढ़ने और मुआशी पहिया दोबारा तेज़ी से चलने में मदद मिल सकती है। आपको बताएंगे कि शरह सूद में कमी के हवाले से ये सामने आया है, अमल है, इसके असरात क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शहरियार भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो कमी की गई है स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में, आप क्या समझते हैं, इसका आम आदमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा और इससे आम इंसानों को, आम आदमी को, छोटे तबके को, जो कारोबारी तबका है, उसको फ़ायदा होगा या नहीं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सरप्राइज कट किया गया, मार्केट इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हालात तो ऑलमोस्ट पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन एक जैसे ही हैं और इकोनॉमिक इंडिकेटर जितने भी आ रहे हैं वो मार्केट में कुछ इंप्रूव जरूर हुए हैं। और हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए, खासतौर पर क्रूड ऑयल, हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में 5% के करीब डिक्लाइन इसके अंदर हमने देखा है और 57 बैरल के पास WTI ट्रेड कर रहा है। उससे यकीनी तौर पे स्टेट बैंक ने उसको नजर में रखा है। सेकेंडली, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में है और ADB और IMF के तखमीने के मुताबिक 20 साल के इख्तिताम तक 7% के पास रह सकती है। तो स्टेट बैंक ने ये बहुत ही अच्छा इकदाम लिया है। इससे कारोबारी हलकों में काफी मुतबत मैसेज जाएगा, जहाँ जो जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी थी वो कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर सिंगल डिजिट में लेकर आए, तो यकीन तौर पर उसका मदद मिलेगी। और हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा मुतबत होगा और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक आपका सवाल है कि आम आदमी के इसके सम्राट कब आएंगे, तो आम आदमी तक इसके सम्राट अनफॉर्चुनेटली फौरी तौर पे नहीं आएंगे, लेकिन आने में इनको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक तारीख के बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम ये समझते तो है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त हकीकी मानों में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ बढ़ रहा है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अगर हमने रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे बढ़ाया और जिस तरह से हम मरहलावार चेंजेस कर रहे हैं, अगर इसी तरह हम इस रोड मैप के ऊपर चलते रहे, तो यकीन तौर पे आने वाले सालों में कुछ निचले लेवल तक इसके इम्कानात भी देखने में आएंगे, असरात नजर आएंगे। ठीक, अच्छा शहरियार, ये कहिएगा क्या सिर्फ शरह सूद में कमी से मईशत को पायदार सहारा मिल सकता है या फिर हमें मजीद इकदाम करने की जरूरत है हुकूमती सतह पर? तो कौन कौन से ऐसे इकदाम है जो हमें करने चाहिए? अब देखिए, यकीन तौर पे काफी ज्यादा बेहतर जो है फैसला है। और आप देखेंगे जिस तरह से आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात कर लें, तो आज मार्केट में 1,71,000 की सतह अबूर की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट ने आज शो की है।
1,70,400 के पास। तो हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत होगा। वहीं इंडस्ट्री का आपने देखा होगा, एलएसएम का डेटा काफी जो है अरसे से डाउन साइड पे होता है। इंडस्ट्री काफी शिकायत कर रहे थे, ऑलरेडी पाकिस्तान में एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब उन्हें कुछ स्लाइटली रिलीफ मिलेगा, जहां वो बैंक से कर्जा जो है वो कम शरह के ऊपर ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे जिस तरह से ऑटो फाइनेंसिंग कुछ इंप्रूव होगी, पाकिस्तान में बतदरीज नए ऑटो प्लेयर्स आ रहे हैं। इकोनॉमी के लिए तो ओवरऑल काफी बेहतर खबर है। जहां तक फर्दर इकदाम की बात है तो पाकिस्तान को भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत तवील सफर तय करना है, क्योंकि हमारी मैशत में बेइंतहा खामियां हैं। हमारा टैक्स नेट जो है उसको हमें बॉट करने की जरूरत है। खासतौर पर एफबीआर की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, और हम देख रहे हैं कि पिछले 5 माह में अराउंड एफबीआर की जानिब से 400 अरब से ज्यादा का कमी का सामना है। इस वक्त तो चैलेंजेस ये कि गवर्नमेंट कहीं मिनी बजट लेकर ना आए आईएमएफ की कंडीशन को मीट करने के लिए, तो हमें उससे निकलने की जरूरत है। अपने टैक्स नेट को बॉट करना है और गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उसको कुछ कम करने की जरूरत है। शहरियार भट्ट साहब, इस पे सबरात का जिक्र किया जा रहा है कि फ़ायदा है और दुरुस्त वक्त में ये फैसला किया गया है, तो आप क्या समझते हैं? हम देखते हैं कि सन्नतों के जो मालिकान है वो तो रोते हुए दिखाई देते हैं, आम आदमी जो है वो महंगाई के हवाले से रो रहा है। हम किसी तरह से भी अगर हम मार्केट में जाते हैं तो अगर रेट्स की बात की जाए तो वहाँ पर कोई कमी नहीं होती, तो क्या ये सिर्फ कागजी तौर पर समरात होते हैं? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसके समरात आम आदमी तक आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने 70 साल से जो हमारी मईशत में जो हमने खराबियां की हैं और हमने जो गलत डिसीजन लिए इससे पहले, क्योंकि कोई भी सियासी हुकूमत है गैर मकबूल फैसले करने से हिचकिचाती है। टैक्स नेट को बॉट करने की जरूरत है, एग्रीकल्चर साइड को टैक्स नेट के अंदर लेकर आने चाहिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सारा बोझ जो है वो सैलरीड क्लास ने उठाया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 300 अरब से ज्यादा पे करते हैं सैलरी क्लास, जो आपकी एग्रीकल्चर साइड बिल्कुल आउट है, और इसके साथ इंडस्ट्री जो है वो टैक्स दे रही है। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री टैक्स पे कर रही है वो अराउंड 55% टैक्स पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनको नीचे लाने के लिए हमें सर्कुलर डेब्ट के खात्मे की तरफ तो हुकूमत बढ़ रही है, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शहरियार भट्ट और इनमें गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर में एक ऐसा दिलखराश वाक़या हुआ है जिसने सबको हिला कर रख दिया है, और आपको बताएं कि जहां डीएसपी उस्मान हैदर ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को घरेलू नाचाकी के बायस कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया, और इस मामले की पेचीदगी ये थी कि उन्होंने उनकी गुमशुदगी की एफआईआर खुद ही दर्ज करवाई थी ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। ताहम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ गए। पुलिस ने उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया और मकतूला की बेटी की लाश कहना से और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली है, जबकि पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम कई बार ससुराल जाकर अपनी बीवी और बेटी को अगवा का ड्रामा रचाता रहा, और मकतूला की बहन ने बताया कि उस्मान हैदर अक्सर तशद्दुद करता था, जिससे इसके घरेलू मसाइल मजीद संगीन हो गए थे। DIG ज़िशान रज़ा ने तस्दीक की कि उस्मान हैदर ने दोनों कत्ल करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इल्ज़ाम ये लगाया कि जो उसकी बीवी और बेटी है वो अगवा हो चुकी हैं। तफ्तीश जारी है और तफ्तीश की गई ताकि वाक़े के तमाम पहलू सामने आ सकें। ये वाक़या माशरे में घरेलू तशद्दुद के ख़तरात और आला अहदे पर फाइज जो अफराद हैं या अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारियों के बारे में एक सख्त वार्निंग करता है, और आवाम को चाहिए कि ऐसे इलामात को नज़रअंदाज ना करें। जब कोई शख्स इस तरह की हरकतें करता हुआ दिखाई देता है तो फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया IG साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक हाजिर सर्विस DSP इस तरह का करता है, वो खुद से कत्ल करता है अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, और उसके बाद फिर वो पुलिस को गुमराह करने के लिए अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाता है, तो ये कितना ख़तरनाक है और पुलिस फोर्स के नज़्मो ज़ब्त और एहतसाब पर कितने सवालात उठाता है? डेफिनेटली इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से पुलिस का इमेज जो है पब्लिक के नज़दीक मुतासर हुआ है और बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और पुलिस के मुतालिक जो पहले की पुलिस के मुतालिक अच्छा नहीं लोग सोचते, मजीद इसमें इजाफा हुआ है। खैर, क्राइम जो है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है और कि वो अपने आप को क्राइम से दूर रखें, और बिलखसूस जो सिलेक्ट करने वाले हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये एज ए इंस्पेक्टर गालबन 98 में सिलेक्ट हुए थे ये DSP साहब, तो उस वक्त का जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन था जिन्होंने सिलेक्ट किया, उन्हें चाहिए था कि इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करता
और न सिर्फ उस वक्त होना चाहिए पुलिस वालों का, बल्कि उसके साथ साथ हर साल या 3 साल बाद साइकोमेट्रिक यानी उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए कि वो किस तरह के हैं, गुस्से वाले हैं, तैश में आ जाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को फिर महकमे से छुटकारा कर लेना चाहिए महकमे को। ठीक। तो ये तो एक तरीकाकार है जो हमें करना चाहिए। बहरहाल इसके साथ साथ हमें देखें, जो शख्स इस तरह तैश में आके कत्ल कर सकता है तो डेफिनेटली उसकी जो 27 साल की सर्विस है उसमें बहुत कुछ किया उसमें होगा। भी वो कई जगह पर तैश पे आया होगा। तो उसके सीनियर ऑफिसर को चाहिए था कि वो उसकी तरफ नजर रखते कि उसका रवैया कैसा है। पब्लिक के साथ हमारे बाज अफसरों का रवैया अफसोस के साथ अच्छा नहीं होता, अपने मातहत के साथ अच्छा नहीं होता। अपने मातहत को गालम गलोच करना, ताहिर इस तरह आलम का साहब, जो रवैया एक बाइख्तियार ओहदे पर एक शख्स जो है वो तैश में आ फाइज जाना, था और उसने फिर इस तरह का कत्ल किया। जो वो जन्म देता है इस चीज को कि जवाब में कोई मातहत भी उन पर हमला आवर हो जाए। ठीक। तो ताहिर साहब, सीनियर्स को देखते रहना चाहिए और इस तरह के रवैये के लोगों को पुलिस सर्विस में नहीं रखना चाहिए। ठीक है ताहिर साहब, जहाँ तक अगर एक इस शख्स कत्ल का बाइख्तियार ताल्लुक ओहदे है, पर फाइज है मैं समझता और हूँ उसके खिलाफ फिर इस सारे इसमें मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? हम अगर कानूनी बात करें वो तो हमें पता है, लेकिन पुलिस ने खुद अपने बेटी भाइयों के लिए इस तरह के जराइम पर क्या सजाएं रखी हुई हैं? सजा तो सबके लिए एक सी है, हम्म, ये सजाए मौत है। सही। नंबर 2, आम आदमी तो सजा के शिकंजे से बच भी जाता है। मकतूल के वर्सा जो है उनसे वो तावान वसूल कर लेता है और तावान अदा कर दिया जाता है और इस तरह से उसका छुटकारा हो जाता है। लेकिन पुलिस अफसर जो हैं जो इस क्राइम में मुलव्वस हों बेशक अदालत से छूट जाएंगे, लेकिन उनकी नौकरी तो बहरहाल हर सूरत में चली जाती है, डिसमिस हो जाती है। इस केस में भी मुझे शुबा ये है कि जो मकतूला है उसके वर्सा डीएसपी या उसके वर्सा से खून बहा लेकर उसे माफ कर देंगे। तो ये अब है इस्लामी कानून में इस चीज को रख दिया गया है, तो हम इसको बदलना खासा मुश्किल है। खास तौर पर जो भी शख्स कोई भी इस्लामी कानून को बदलने की बात करता है तो उसके मुतालिक कई तरह की उसे कोई अच्छा नहीं समझा जाता हमारे माशरे के खास तबके में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे हमने गैरत के नाम पर कत्ल में जो ये जो राजीनामा है, कसास दे के राजीनामा करना, यानी बेटे ने कत्ल किया। ताहिर साहब, आपने इससे पहले जो गुफ्तगू की वो बहुत मुझे पसंद आई कि पुलिस ऑफिसर्स का जो है ना ये दिमागी मुआयना भी होना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि ये कहीं साइकोपैथ तो नहीं बन रहे, क्योंकि जराइम पेशा अफराद से मिलके ये ऐसे हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के हवाले से देखा है कि वो खुदकुशियां कर रहे हैं। तो क्या कोई प्रेशर तो नहीं होता इनको इदारे की जानिब से जो इस तरह का काम करते हैं? और दूसरा, इस केस में अगर हम आपके तजुर्बे की बात करें तो इसमें इसने कत्ल करने के बाद चूंकि ये खुद पुलिस ऑफिसर था तो इसने अगवा वाला मामला क्यों डाला? जहां तक ताल्लुक है कि हमें जहनी तज्जिया करना चाहिए, वो मैंने शुरू में कहा कि ना सिर्फ रिक्रूटमेंट या भर्ती होते वक्त, सिलेक्शन होते वक्त हर कैडर के अफसर को, पिछले दिनों एक एसपी ने भी खुदकुशी की, जी, उसका बाकायदा लंबा चौड़ा साइकोमेट्रिक होना चाहिए कि आया वो इस ओहदे के काबिल भी है या नहीं। इसके अलावा हर 3 साल बाद भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। तो ये तो जो है बहुत जरूरी होना चाहिए। नंबर 2 जो है, आपने पूछा कि इसमें क्या कानूनी पहलू हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इसमें देखें, हमें देखना ये है, देखें हर मुजरम चाहे वो पुलिस वाला हो कोई हो, जब भी जुर्म करता है तो अपने आप को जुर्म से बचाने की कोशिश करता है और जुर्म से बचाने की कोशिश के लिए वो कई बहानाबाजियां भी करता है। उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के वो बाद सिर्फ एक अपने आप को जुर्म से बचाने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक आईजी पंजाब ताहिर आलम साहब इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर में शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्लीन लाहौर के नाम से नया सफाई बिल जारी कर दिया है। जवाब
अब ये है कि हर घर और कारोबारी यूनिट पर जो बिल है ना वो नाफिज़ुल अमल होगा। इब्तदाई तौर पर तो 9 टाउन्स में ये बिल लागू किया गया और अब तकरीबन 2,50,000 घरों को चालान मौसूल हो चुके हैं, जबकि मार्च 2026 तक 14 लाख घरों तक बिल पहुँचाने का हदफ मुकर्रर है। शहरी इलाकों में घरेलू फीस 300 से 5,000 रुपये, जबकि देही इलाकों में 200 से 400 रुपये है और कमर्शियल यूनिट पर भी ये फ़ीस लागू होगी। इस इक़दाम के तहत घरेलू सार्फिन मामूली फ़ीस के ज़रिए सफाई की बेहतर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी ये वाला जो बिल है ना इसको मंजूर करवाया जाए। घरों से फ़ीस वसूल की जाएगी, पैसे जमा किए जाएंगे, बिल की अदायगी के लिए बैंक और ऑनलाइन सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हुकूमत का मकसद शहर को साफ़, सेहतमंद और महफूज बनाना है ताकि शहरियों की सेहत बेहतर हो सके। शहर की सफाई और रिहायशी मयार में इजाफा होना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन आपको बताएं कि ये सारा इक़दाम वज़ीर आला पंजाब आवाज़ की जानिब से किया जा रहा है और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पूरे पंजाब को, पूरे मुल्क को साफ़ किया जाए। अली शराज हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी ब्यूरो चीफ। अली, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस सारे मामले के हवाले से कहिएगा कि ये जो सफाई के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं लेकिन उस पर फ़ीस भी लगेगी, तो क्या लोग जो हैं वो फीस देंगे? किस तरह से लाए अमल किया जाएगा? लहर आ गई थी। बिजली, पानी, गैस का जो है वो बिल जमा करवाते हैं, इसी तरह अब कूड़े का बिल जो है वो भी आपको जमा करवाना पड़ा करेगा। ये कोई नया बिल नहीं है, ये ऐसे ही फीस है जैसे पहले आप प्राइवेट लोगों को पैसे देके कूड़ा उठवाते थे। अब LWMC और सफाई के जितने भी ठेकेदार हैं मुख्तलिफ अजला में, वो बाकायदा तौर पर डोर टू डोर कलेक्शन का, जो कूड़ा कलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके लिए अब इस फीस को जो है वो लागू कर दिया गया है। अगर शहर लाहौर की बात करें तो शहर लाहौर में तकरीबन अभी तक 2.5 लाख के करीब जो है वो बिल लोगों के घरों में और कमर्शियल जो दुकानें हैं वहां पर तकसीम किए जा चुके हैं। जबकि सितंबर के महीने में अगर बात की जाए तो तकरीबन 7,000 बिल जो है तब सितंबर के महीने में जारी किए गए थे। अभी क्योंकि ये पहला फेज है जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइम के अंदर आप बाकायदा तौर पर लोगों को बिल फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में अगर सोसाइटियां और आबादियां मिला के बात करें तो 14 लाख के करीब जो है वो घर जो है इस लाहौर शहर के अंदर शामिल हैं। जबकि अगर खाली आबादियों की बात की जाए तो तकरीबन 8 लाख घर जो है वो लाहौर शहर में मौजूद हैं जिन पर ये लागू होना है। अगर बात की जाए सोसाइटियों की तो सोसाइटियों में बाकायदा तौर पर जो जितने भी घर हैं वो सोसाइटी की जो अपनी एसोसिएशन है वो बाकायदा तौर पर पूरी सोसाइटी से बिल कलेक्ट करके LWMC या सफाई के महकमे को जो है वो बिल जमा करवाया करेंगी। अगर बात की जाए इसकी फीस की तो फीस अगर शहरी आबादी की बात करें तो 5 मरले का जो घर है उसकी 300 रुपया फीस जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर 5 से 10 मरले का घर होता है तो 500 रुपया, अगर 10 से 20 मरले का घर आता है तो 1,000 रुपया, अगर 20 से 40 मरले का घर आता है तो 2,000 रुपया फीस लागू होगी। जबकि 40 मरला से ज्यादा जो घर है उसकी 5,000 रुपया फीस मुकर्रर की गई है। इसी तरह दही अगर बात की जाए तो दही इलाकों के अंदर जो है वो 5 मरला का, जो 5 से 10 मरला का घर है उसकी फीस सिर्फ 200 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर बात की जाए इससे बड़े घरों की तो 400 रुपए तक फीस मुकर्रर की गई है। उससे बड़े घर जितने भी होंगे उसमें सिर्फ 400 रुपए फीस वसूल की जाएगी। ये पहले प्राइवेट लोग जो हैं वो गलियों से, वादियों से जाके कूड़ा कलेक्ट करते थे और वो फीस वहां से लोगों से पैसे वसूल करते थे, लेकिन अब मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है इन प्राइवेट माफिया को। अच्छा अली शराज, हमें ये भी कहेगा कि आपने कहा कि ये जो सारा अमल है ये सोसाइटीज पर भी लागू होगा, तो जो सोसाइटीज ऑलरेडी बिल ले रही हैं फिर क्या डबल बिल देंगे? जो लोग सोसाइटीज में रह रहे हैं वो सोसाइटी वाले को भी बिल देंगे, सोसाइटी के जो दफ्तर हैं, और फिर गवर्नमेंट को भी वो बिल देंगे कूड़ा उठाने का? नहीं शहरबानो, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पहले क्योंकि सोसाइटी आपसे जो बिल चार्ज करती है वो बिल अब सरकार के पास जमा करवाया करेगी सोसाइटी। आप लोगों के सोसाइटी के अंदर अगर 500 घर हैं तो 500 घरों को जो है वो कूड़ा का जो फीस है वो सोसाइटी के मेंबरान इकट्ठा किया करेंगे और वो LWMC या सफाई का जो भी कोई महकमा है जिस इजला के अंदर उनको जो है वो पैसे जमा करवाएंगे। पहले ये तमाम चीजें जो हैं सोसाइटी के लोग जो हैं वो आपसे पैसे वसूल करते थे लेकिन सरकारी खजानों में नहीं जाते थे, वो अपने तौर पर लेन देन के मामला कर लेते थे। लेकिन इसको शफाफ बनाने के लिए अब तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वो सोसाइटी को पैसे तो सफाई के देंगे लेकिन सफाई बल के जो महकमा है
वहां पर सरकारी खजाने में पैसे सोसाइटियां जमा कराएंगी, जबकि जो इंडिविजुअल आबादियों के अंदर घर हैं यहाँ पर बजरिया डाक आपके घर में जो है वो जो बिल है वो ऐसे वसूल किया जाएगा जैसे गैस पानी बिजली का बिल आपके घरों तक आता है। अगर आपको बिल जमा करवाने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जो कि डिजिटल सिस्टम के थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी इस बिल को जमा करवा सकेंगे और साथ साथ बैंकों में भी आप इसके जो है वो बिल जमा करवा सकेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल सबसे ज्यादा सफाई का जो हब होता है जहाँ ठीक है अली, लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान LWM में उमर चौधरी साहब। उमर साहब ये कहिएगा कि ये सारा काम किस तरह से होगा और सोसाइटीज जो पहले बिल ले रही हैं वो अब खत्म हो जाएंगे और हुकूमत डायरेक्ट बिल लेगी? कर दूं कि सोसाइटीज के लिए ऑलरेडी भी एक प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसमें सोसाइटीज 2 तरह की सर्विसेज की पाबंद होंगी। नंबर 1 ये कि उनको अपनी सोसाइटी के अंदर एक आरजी कलेक्शन पॉइंट बनाना होता था और उन्हें एक प्लॉट मिनिमम डेडिकेट करना होगा अपनी हर सोसाइटी के अंदर। ओके। और जो भी कूड़ा वो अगर रिहायशियों से इकट्ठा करते हैं और उनके जो भी अगर प्राइवेट वेंडर होते हैं वो उसकी सॉर्टिंग के बाद वो बाकी का कूड़ा वहाँ पे ला के डंप करेंगे और वहाँ से जो भी वहाँ की एजेंसी होगी, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी, वो वहाँ से उसको कलेक्ट करेगी और उसके खास चार्जेस होंगे उसको लैंडफिल तक पहुँचाने के और वहाँ पे फर्दर प्रोसेस करने के। और सेकेंड वे आउट जो ऑलरेडी भी इस्तेमाल में था वो ये है कि ये सोसाइटी वेस्ट को इकट्ठा करती हैं सोसाइटी से और उनका जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स उस वेस्ट को जो डेजिग्नेटेड लैंडफिल साइट्स हैं या टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं शहर के अंदर वहां पे डंप करते हैं और उन्हें उसकी टिपिंग फी देना पड़ती है। जैसे अली साहब बता रहे थे कि ये इससे पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, 100% इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही थी। सोसाइटीज के लोग जो थे वो इलीगल गैर कानूनी डंपिंग कर देते थे और शहर में कहीं भी अगर ओपन प्लॉट होता था तो वहां पे डंप कर दिया जाता था कूड़े को, ट्रॉली कहीं भी, रिक्शा कहीं भी ऑफलोड करके निकल जाता था। तो अथॉरिटी बनने के बाद अब इसमें काफी सख्ती आपको देखने को मिलेगी और जो फाइन्स हैं वो बड़े बढ़ा दिए गए हैं और वो 3 से 7 लाख रुपए तक के फाइन है, 3 से 7 साल तक की सजाएं हैं जो अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करेगी और इसके लिए पूरी इन्फोर्समेंट फोर्स जो है वो बनाई गई है। वो इन्फोर्समेंट इस चीज को मेक श्योर करेगी कि कूड़े को नहीं जलाएगा, को टायर्स को नहीं जलाएगा, को किसी भी तरह के कूड़े का फैलाव नहीं करेगा, लिटरिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए एक खास मैकेनिज्म बना दिया गया है जो बहुत जल्द आपको फुल फ्लैज सड़कों पे नजर आएगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और जुर्माने भी किए जा रहे होंगे। ठीक है, ये लाहौर को साफ करने के लिए और पूरे सूबे को साफ करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया। बहुत शुक्रिया। उमर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और अली शराज हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें इस हवाले से अपडेट कर थे। नाजरीन, ओकाड़ा में डॉक्टर्स की कम्युनिटी ने FPR की जानिब से नए POS टैक्स के नफाज के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ओकाड़ा और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा सदर PMA डॉक्टर नईम जाहिद और डॉक्टर अमीर माविया की क़यादत में DHQ अस्पताल की OPD बंद कर दी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि ये टैक्स डॉक्टरों और आम दुकानदार को एक ही लाइन में रख कर लगाया गया है जो कि सरासर जुल्म है। एहतजाज में शामिल डॉक्टर्स ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वार्निंग दी है अगर FPR ने इस टैक्स को वापस ना लिया तो जिला भर के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर देंगे। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान चौधरी से। सलमान, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा OPD डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे डॉक्टर्स की जानिब से, प्राइवेट क्लिनिक की जानिब से और अस्पतालों की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। POS को नामंजूर करा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मेडिकल एसोसिएशन के सदर नईम जाहिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और उनका क्या लाहे अमल है। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं क्योंकि जो POS सिस्टम है ये बेसिकली मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और परचून फरोश और कारोबारी हजरात पे ये नाफिज होता है। तो डॉक्टर्स का जो पेशा है वो सर्विसेज का महकमा है, तो हम इसके ये हम पे लागू होता नहीं है। इसी तरह बाकी के जो महकमे हैं जो सर्विसेज में आते हैं उनके ऊपर इसको लागू नहीं किया गया, सिर्फ डॉक्टर्स को ही सॉफ्ट टारगेट समझ के इसको लागू किया गया है। तो हम एहतजाजन मजबूर हो गए हैं क्योंकि हमने कई दफ़ा कोशिश की है कि हम FBR के नुमाइंदगान से मिलें और उनको अपना मौक़िफ़ वाज़ेह पेश करें, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो हमें मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना पड़ रहा है और उसके बाद फिर हम स्ट्राइक पे जाएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि हम अगर इस पर लाहे अमल को ना रोका गया, FBR की जानिब से ये कॉल वापस ना ली गई तो हम हड़ताल की कॉल भी करेंगे और तमाम तर जो सर्विसेज हैं डॉक्टर्स की जानिब से, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, इनको बंद कर दिया जाएगा। साथ डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि अगर हम इस हवाले से FBR नहीं नोटिस लेगी तो 48 घंटों के बाद इमरजेंसी के अलावा तमाम तर डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।